हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो एक्सप्रेशंस हमने डिस्कस कर लिए हैं वो है मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी एंड फाइनली फॉर्मेलिटी भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो मोलारिटी इज व्हाट? number of moles of solute present in 1 liter of solution. Number of moles of solute present in 1 liter of solution is called molarity. Normality is what? Number of equivalent weight of solute. Number of equivalent weight of solute present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस आया? मॉलिक्यूलर वेट की जगह हमने इक्विवेलेंट वेट को यूज किया। इसके बाद बारी आई मोलालिटी की। तो मोलालिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kilogram or 1000 gram of solvent is called molality of the solution. Okay, और मोलालिटी और मोलारिटी के कन्वर्जन वाला जो एक फॉर्मूला है उस पे यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो दैट इज मोलालिटी इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस ग्राम मोलिकुलर वेट इनटू मोलारिटी। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। इट्स यूनिट्स इज मोल्स पर किलोग्राम एंड मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। किसी भी सॉल्यूशन की मोलालिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि मोलारिटी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी all the three expression is decreases with increase in temperature. Okay, उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में बात किया फॉर्मेलिटी के बारे में। तो इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ आयोनिक सब्सटेंसेस। आयोनिक जो सब्सटेंस है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में नहीं होते हैं, जो आयोनाइज होने वाले सब्सटेंसेस हैं, इट्स कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फॉर्मेलिटी एंड इट्स ऑल कैलकुलेशन इज जस्ट लाइक मोलारिटी। इसके कैलकुलेशंस मोलारिटी के जैसे ही रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मोल फ्रैक्शन। तो अगला टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। तो अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक एंड इट इज मोल फ्रैक्शन। तो अब बात करेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो देखिए, हमने आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया था थोड़ा सा कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो लेस अमाउंट में रहेगा वो सॉल्यूट और जो मोर अमाउंट में रहेगा वो सॉल्वेंट। तो देयर इज टू कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? दोनों कंपोनेंट के लिए हम मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। तो इट इज रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ particular component and moles of solution. Okay, so what is the mole fraction? It is the ratio of number of moles of a component, ratio of number of moles of a component और पर्टिकुलर कंपोनेंट एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो, जैसे मान लो मुझे सॉल्यूट के लिए लिखना है, तो फॉर सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट की बात करूं मैं, तो सॉल्यूट इज डिनोटेड बाय और एक्सप्रेस बाय एक्सबी। सॉल्यूट को हमने एक्सबी से लिख दिया। ठीक है, तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्यूट? इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles
of solute. It is ratio of number of moles of solute and number of moles of solution. Number of moles of solution. Number of moles of solution. Okay. So what is the mole fraction for solute? It is ratio of number of moles of solute and number of moles of solution. So here XB equal to what? NB is the moles of solute, Na upon Na plus NB. So XB equal to NB upon Na plus NB, where NB is what? Moles of solute, moles of solute, and Na is what? Moles of solvent, moles of solvent, moles of solvent. Na क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मतलब डाउन साइड पे पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब अगर एच सेम एस हम बात करें दूसरे कंपोनेंट के बारे में, सॉल्वेंट, तो दूसरा कंपोनेंट क्या है हमारे पास सॉल्यूशन में? दैट इज सॉल्वेंट। द सेकंड कंपोनेंट इज सॉल्वेंट। तो सेकंड कंपोनेंट हमारे पास है सॉल्वेंट। तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट? तो कैसे डिफाइंड होगा? इट इज एक्सप्रेस्ड बाय, इट इज डिनोटेड बाय XA, मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट। ओके, तो व्हाट हैपेंस? इट इज रेशियो ऑफ, it is ratio of number of moles of solvent, number of moles of solvent, and ratio of number of moles of solvent and number of moles of solution, number of moles of solution, moles of solution. So this is the definition for the mole fraction for solvent individually. दोनों को हमने कॉमन भी डिफाइन कर लिया था, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और दोनों को इंडिविजुअली भी डिफाइन कर लिया। तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड number of moles of solution. Here XA equal to what? Na upon Na plus NB, Na upon Na plus NB. Okay, clear? So अगर दोनों को देखो आप, तो XA की वैल्यू आपके पास आई है, XB क्या था? NB upon Na plus NB। तो दोनों के पास Na plus NB कॉमन है, तो LCM भी क्या आ जाएगा? Na plus NB। ऊपर साइड पे भी क्या बचेगा? Na प्लस NB, Na प्लस NB। तो XA प्लस XB इक्वल टू वॉट? 1। XA प्लस XB इक्वल टू 1, या XA इक्वल टू 1 माइनस XB, या XB इक्वल टू 1 माइनस XA। तो यहां पर एक सुविधा, एक फैसिलिटी हमारे पास है कि एक कंपोनेंट को आप निकाल लीजिए और एक को 1 में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि बहुत छोटा आंसर रहता है इसमें, है ना, बहुत टिपिकल सी कैलकुलेशन रहती है कई बार। तो इसलिए एक को जब सॉल्व कर लेंगे तो दूसरे को हम 1 से माइनस करके निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए XB निकल गया, तो हम फाइनली XA निकालना है, तो क्या करेंगे? XA इक्वल टू 1 माइनस XB। ओके, तो देयर इज द कैलकुलेशन। अब इसके बेस पर कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशंस रिलेटेड विथ मोल फ्रैक्शन। नाउ अबाउट द कैलकुलेशंस रिलेटेड विथ मोल फ्रैक्शन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन, a solution of urea is 6% by weight। यूरिया का एक सॉल्यूशन है, कैसा है वो? 6% by weight। a solution of urea is 6% by weight।
कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन फॉर यूरिया। तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालना है। एक कंपोनेंट का निकाल लेंगे तो एक को 1 से हम माइनस करके भी निकाल सकते हैं। तो देखो 6% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, इट मींस व्हाट हैपेंस, अगर टोटल सॉल्यूशन मेरे पास टोटल सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, अगर टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम का है तो यूरिया कितना है उसमें से 6 ग्राम। तो अगर कंपोनेंट में क्या बचेगा, वाटर, क्योंकि दूसरा जब तक कोई केमिकल दिया हुआ नहीं है तब तक हम दूसरा सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते। तो वाटर कितना बचा, 94 ग्राम। 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन था, उसमें से 6 ग्राम यूरिया है, 6 ग्राम इज यूरिया, तो 94 ग्राम क्या बच गया, वाटर इज देयर 94 ग्राम। अब क्या चाहिए मुझे, NB चाहिए, मोल्स ऑफ सॉलिड। तो देयर इज 6/60, मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया इज 60, तो 0.1 आ गया। Na कितना हो जाएगा, 94 ग्राम इज देयर, 94, वाटर का वेट कितना है 18, तो 5.22 आ जाएगा, 5.22। इट मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XB हियर, 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2 ले लें अप्रोक्सीमेट उसको, 0.1 तो आ जाएगा 5.3, तो दैट इज 1.1 अपॉन 5.3, मतलब 1/53, 1/53। अगर 0.5 होता तो आंसर 0.2 चला जाता, लेकिन 0.53 है तो आंसर इज 0.018। आंसर कितना हो जाएगा, 0.018। और इसको जब आप 100 में से माइनस करोगे तो XA कितना बच जाएगा, 0.99। XA इज व्हाट, 0.99। ठीक है, तो देयर इज द कैलकुलेशंस रिलेटेड विद द मोल फ्रैक्शन। ये हमने किया पहला क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन हम इस पे करने वाले हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है इस पे। तो 0.018 इज द आंसर फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, 0.018। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 5.8 ग्राम ऑफ एसीटोन, 5.8 gram of acetone is dissolved in 900 gram of water, 900 gram of water. Find the mole fraction of each component. दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए। फाइंड द मोल फ्रैक्शन फॉर ईच कंपोनेंट। ठीक है, तो पहले एसीटोन की बात कर लें। एसीटोन इज CH3COCH3 वेटेड बाय 58, और इसका ग्राम वेट कितना दिया है, 5.8/58। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए इसके, 0.1। दूसरा सब्सटेंस क्या है, वाटर। हाउ मच इज देयर, 900 ग्राम। तो 900/18, तो 18 5 90, तो 50 हो गया। ओके, नाउ XB इज व्हाट, NB अपॉन Na प्लस NB। तो 0.1 अपॉन 50 प्लस 0.1, 50 प्लस 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 50.1। तो XB इक्वल टू हो गया 1/501, तो मतलब एक और जीरो यहां पे लगेगा, तब जाके वो सॉल्यूशन पे पहुंचेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 0.0019, 0.0019। और XA इज अगेन, XA कैसे निकालेंगे, 50 अपॉन 50 प्लस 0.1।
अगर 0.1 नहीं होता तो सीधे 1 आ जाता, 0.1 है मतलब 1 से थोड़ा लेस हो जाएगा, तो दैट इज 0.99. दैट टाइम आंसर इज 0.99. ओके, तो देयर इज द कैलकुलेशन. इसके कैलकुलेशंस थोड़े छोटे हैं तो थोड़ी मेहनत तो यहां पे आपको करनी पड़ेगी इसके लिए. मोल फ्रैक्शन, तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोल फ्रैक्शन. अगला क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a solution of glycol, a solution of glycol, ethylene glycol, formula is CH2OH, CH2OH. this is glycol, anti-freezing agent. तो ये glycol का फॉर्मूला हुआ. a solution of glycol is 20% by weight. 20% by weight. Solution glycol का कितना है? 20% by weight. Find its mole fraction. Find its mole fraction. तो इसका mole fraction निकालना है. Find its mole fraction. तो देखो, glycol CH2OH, CH2OH वेट कितना? 62. मॉलिक्यूलर वेट कितना? 62. तो नोट कर लीजिएगा ग्लाइकॉल का वेट 62 होता है. अगर ग्लिसरीन होता तो वेट हो जाता 92. ग्लिसरीन होगा तो वेट कितना हो जाएगा? 92. तो हाउ मच इज देयर? 20/62. तो 60 रहता तो 0.3 हो जाता, तो अभी हो जाएगा 0.32. 0.32. ओके, 0.322. 0.322. और XA कितना हो जाएगा? NA कितना हो जाएगा? रिमेनिंग क्या बचा? वाटर. कितना बचेगा? 80%. तो 80/18 तो यह आ जाएगा 4.44. 18 चौक 72. 4.44. ओके, तो दिस इज अबाउट द मोल्स फॉर द कंपोनेंट. अब निकालना है मोल फ्रैक्शन फॉर ग्लाइकॉल. तो 0.322 बाय 4.44 प्लस 0.32 तो 4.76 हो जाएगा, और 4.76 तो 0.08 के आसपास आंसर आ जाएगा, है ना. आंसर इज 0.4 मतलब 5 हो गया अप्रोक्सीमेट, है ना. तो 5 6 30. 0.067. 0.067 इज द आंसर. आंसर इज 0.067 आ जाएगा. 4.76 4.764 तो अप्रोक्सीमेट 5 के आसपास पहुंच गया. और 5 7 जब 35 जा नहीं सकता तो उससे कम जाएगा, तो 5 6 जा 30 और उसके बाद फिर 7 टाइम्स और 0 तो लगेगा ही लगेगा. तो 0.067 इज द आंसर दिस टाइम. 0.067. हर बार एक बात जरूर ध्यान रखना है, वंस चेक द कैलकुलेशन. एक बार कैलकुलेशन को जरूर चेक करना है कि आंसर सही आया है कि नहीं आया. हालांकि मैं हर बार कैलकुलेट करता हूं लेकिन मिस्टेक हो सकती है. तो क्वेश्चन इज क्लियर. क्वेश्चन उसका फॉर्मेट क्लियर है. आंसर पे एक बार जरूर ध्यान देना है, उसको चेक कर लेना है. ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. और अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन फॉर बेंजीन सॉल्यूशन. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन फॉर बेंजीन सॉल्यूशन
मोल फ्रैक्शन फॉर बेंजीन, मोल फ्रैक्शन फॉर बेंजीन, मोल फ्रैक्शन फॉर बेंजीन, बेंजीन in solution of carbon tetrachloride, in solution of carbon tetrachloride, calculate the mole fraction of benzene in solution of carbon tetrachloride, where benzene is 30% बायोमास, जहां पे बेंजीन है 30% बायोमास, है ना। तो मोल एक्स बी, पहले एन बी की बात करते हैं। तो बेंजीन का वेट कितना होता 78, तो 30/78, पहला फॉर्मेट 30/78, इट इज 0.38, तो 0.38 आ जाएगा। Na सॉल्वेंट क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कितना 70% इज द रिमेनिंग, और 154 इज द वेट, तो 154 140 2 टाइम्स, तो 0.5 के आसपास जाएगा। ओके 0.45। नाउ द मोल फ्रैक्शन फॉर बेंजीन इज व्हाट, 0.38 अपॉन 0.45 प्लस 0.38, तो सम अप करने के बाद हो जाएगा ये 0.83, तो 0.38 बाय 0.83 मतलब 38/83, तो आंसर हो जाएगा 0.45, आंसर इज 0.45। ओके, तो कितना आंसर आ गया, 0.45 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस कॉन्सेप्ट, इस मोल फ्रैक्शन वाले हिस्से में हम लोग स्पेसिफिक टाइप के एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिक टाइप कहने का मतलब है कि उसको आपको उस फॉर्मेट को अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, अलग से ध्यान रखना है, क्योंकि उस पर 2-3 बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो उसको अलग से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और AIPMT में भी क्वेश्चन आया, 2014 के आसपास आया, और एज सेम एज इन द सेम ईयर JEE मेंस में भी आया एक क्वेश्चन उसी फॉर्मूले, उसी फॉर्मेट पर रिलेटेड। दैट क्वेश्चन इज फाइंड द मोल फ्रैक्शन, फाइंड द मोल फ्रैक्शन, फाइंड द मोल फ्रैक्शन फॉर 1 मोलल aqueous solution, find the mole fraction for 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब देखो जनरल वे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो हाउ टू अप्रोच Na कहां से आएगा, मोल फ्रैक्शन फॉर 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, तो 1 मोलल, तो सॉल्यूट की मोलालिटी, सॉल्यूट के मोल्स तो पता है कि 1 मोलल है। Na मोलालिटी ऑफ सॉल्वेंट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो इट इज 55.55। तो रिमेंबर दैट द मोल्स ऑफ पर केजी ऑफ सॉल्वेंट फॉर वाटर इट इज 55.55, क्योंकि प्योर वाटर के लिए मोलालिटी और मोलारिटी दोनों 55.55 होती है। तो हियर व्हाट हैपेंस, Na, तो Nb देखो कितना है 1 मोल, और Na कितना है 55.55, दिस इज द मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर। तो इस वाले फॉर्मेट में स्पेशली आपको ध्यान रखना है। अब कुछ भी पूछेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को क्या काम करना है, 1 मोलल, तो ये 1 ऊपर 55.55 प्लस 1, तो नाउ इट इज 1/56.55, 56.55, तो 1/56.55 का सम अप आ जाएगा
0.017 0.017, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, 5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, 10 मोलर एक्वस सॉल्यूशन कुछ भी होगा तो Na के बारे में ध्यान रखना है। Na इज द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पर kg, दैट इज 55.55, वो फिक्स है 55.55। अगर आप उसको ध्यान नहीं रखोगे तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी एक्वस सॉल्यूशन वाले फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा तो एक्वस सॉल्यूशन के लिए मोल्स कितने रखेंगे, 55.55। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एग्जांपल ही समझ लीजिए आप इसको। फाइंड मोल फ्रैक्शन फॉर, फाइंड मोल फ्रैक्शन फॉर 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो फॉर्मेट इज द सेम, दैट इज 2.5 बाय 55.55 प्लस 2.5, 0.043 is the answer, 0.043 is the answer, okay। तो इस फॉर्मेट को हमको अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो इस फॉर्मेट का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखिए। अगर आप भूल गए इसको तो इसके क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज अबाउट द मोल फ्रैक्शन। ये हमने बात किया मोल फ्रैक्शन के बारे में, हाउ टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द ppm, पार्ट्स पर मिलियंस, पार्ट पर मिलियंस। तो इट इज ppm, पार्ट पर मिलियंस। छोटे डाटा को बड़ा करके देखने के लिए भी यूज होता है ये पार्ट पर मिलियंस। जैसे हम कहेंगे कि एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 300 ppm हो जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, मास ऑफ solute dissolve in, mass of solute dissolved in 1 millionth part, 1 millionth part, that is 10 to the power 6, 1 millionth part of mass of solution, 1 millionth part of mass of solution, mass of solution, okay। तो this is about the ppm, how to calculate ppm, weight of component, weight of component। बस ये ध्यान रखना है दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, जैसे ग्राम में है तो ग्राम में ही रहेगा, है ना। weight of component, weight of component NaNeNt by a weight of solution, weight of solution मतलब जो ज्यादा है, जो कम है वो ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6, इसको 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करना है। weight of component by weight of solution into 10 to the power 6, और अगर हम 10 to the power 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पहुंच जाएगा ppb में। तो वो फॉर्मूला भी हम लोग लिख लेते हैं, दैट फॉर्मूला इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो नाउ ppb, तो ppb इज व्हाट, पार्ट पर बिलियंस, ppb
that is weight of component by a weight of solution into 10 to the power 9. अगर 10 to the power 9 होगा तो ये हो जाएगा ppb, तो that time it is ppb, पार्ट पर बिलियंस, पार्ट पर बिलियंस। तो 10 to the power 9 में डिसॉल्व करोगे तो बिलियन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस डाटा। इस डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन पर बात करते हैं। थोड़ा बोर्ड को क्लीन कर लें बिकॉज इट इज वेरी डर्टी नाउ। तो पीपीबी पर का फॉर्मूला ध्यान रखना है। पीपीबी का मतलब क्या हुआ, पार्ट पर बिलियंस, एंड दिस इज वेट ऑफ कंपोनेंट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 9. तो weight of component by weight of solution into 10 to the power 9 is the ppb। तो दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिए। And now about the questions ppb and ppm। पहला क्वेश्चन, 20 मिलीग्राम ऑफ के प्लस आयंस मतलब पोटाशियम आयंस, 20 milligrams of potassium ions, 20 milligrams of K plus ion present in 1 liter aqueous solution, present in 1 liter aqueous solution, present in 1 liter aqueous solution, okay, 1 liter aqueous solution. Density is, its density is 0.89 ग्राम पर मिलीलीटर, 0.89 ग्राम पर मिलीलीटर। Its density is 0.89 ग्राम पर मिलीलीटर, 0.89 ग्राम per milliliter. What is the ppm concentration? What is the ppm concentration of K plus ions? तो K plus ions का ppm concentration क्या होगा? तो देखो, पहला वाला मिलीग्राम में दिया है, दूसरा वाला लीटर में दिया है, मतलब दोनों की यूनिट कैसी है, डिफर कर रही है। तो देखो, पहले कंसंट्रेशन ऑफ के प्लस आयंस, तो कंपोनेंट है, कम है वो, तो कंपोनेंट हो जाएगा 20 मिलीग्राम। तो के प्लस आयंस इक्वल टू व्हाट, 20 मिलीग्राम। इट मींस 20 इंटू 10 टू दी पावर -3 ग्राम्स। तो कितनी हो गई, 20 इंटू 10 टू दी पावर -3 ग्राम्स हो गई, है ना। के बड़ी यूनिट में जाना है तो आंसर छोटा आएगा, तो आंसर छोटा हो गया। अब क्या चाहिए, 1 लीटर, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास इक्वल टू 1 लीटर मतलब 1000 इंटू डेंसिटी 0.89, तो कितना हो जाएगा, 890 ग्राम्स, 890 ग्राम इज देयर। तो कंपोनेंट का वेट कितना हो गया, 890 ग्राम, 0.89, अच्छा 0.8 दिया हुआ है, सॉरी, इट इज 0.8,
0.8 नॉट, तो 0.8 ग्राम्स कर लेंगे, है ना। वो मुझे ग्राम वाला जो डाटा था वो ऐसा 9 जैसा दिख रहा था। 0.8 इज ओनली इन द क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी यहाँ पे। तो 0.8 तो कितना आ जाएगा, अगर 0.8 है तो ये कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा ना, तो थोड़ा इजियर हो जाएगा। तो ये हो गया 800। अब क्या निकालना है, ppm, ppm, तो वेट ऑफ कंपोनेंट इज व्हाट, 20 इंटू 10 टू द पावर -3। 800 को मैं कैसा लिख सकता हूं, 8 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 6। 800 is 8 into 10 to the power 2. If it is taken upper side, then it is 10 to the power -2. तो कितना हो गया, पावर -5 का हो गया, तो कितना बचा 10, तो 20 इंटू 10, ये 20 और ये पावर जो 1 बची हुई है 20 इंटू 10, तो कितना आ गया 200, 200/8, तो 8 2 16 और कितना आ गया, 4 आ गया और ये 0, तो 8 5 20, तो आंसर इज 25 ppm। आंसर कितना आ जाएगा, 25 ppm इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 25 ppm। ओके, तो 25 ppm इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे आए नहीं है, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कुछ 1-2 क्वेश्चंस एग्जाम्स के रिपीटेड हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो रिपीटेड इन द एग्जाम्स। अगला क्वेश्चन, इन 500 gram sample of a toothpaste, 500 gram sample of a toothpaste, the concentration of fluoride is 0.2 ग्राम। 500 ग्राम टूथपेस्ट के सैंपल में 0.2 ग्राम फ्लोराइड है, जर्मीसाइड होता है, फ्रोदिंग एजेंट भी होता है, फ्रोथ बनाने का भी काम करता है, और ज़्यादा रहेगा तो गम्स और टीथ को गला भी देता है, ठीक है, मोल्टिंग ऑफ टीथ का भी काम करता है। इसके जिन एरिया में वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर के अंदर फ्लोरीन ज़्यादा है, वहाँ पे फ्लोरोसिस नाम का डिसीज भी होता है लोगों को, है ना, तो इट काजेज द फ्लोरोसिस। तो व्हाट हैपेंस इन 500 ग्राम सैंपल ऑफ अ टूथपेस्ट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इज 0.2 ग्राम। मतलब इस बार देखो दोनों यूनिट कैसे हैं, सेम है, तो केवल कन्वर्जन करना है, केवल आंसर निकालना है। 0.2 ग्राम एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन, एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन इन ppm। इस कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना है, ppm में एक्सप्रेस करना है। तो नाउ ppm इक्वल टू वेट ऑफ कंपोनेंट इज 0.2, तो 0.2 कैन बी 2 इंटू 10 टू द पावर -1। 0.2 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 10 टू द पावर -1। 500, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 इंटू 10 टू द पावर 2, यहां से इसको ऊपर कैरी ऑन करोगे तो क्या हो जाएगा, -2, तो -3 आ गया, तो दिस इज 2/5 इंटू 10 टू द पावर 3 बचा रिजल्टेंट, 5 4 20, तो 0.4, तो दैट टाइम 0.4 इंटू 10 टू द पावर 3, इट मीन्स 4 इंटू 10 टू द पावर 2, 4 into 10 to the power 2 means 400 ppm। तो आंसर इज व्हाट, 400 ppm। आंसर कितना हो जाएगा, 400 ppm, 400 parts per millions। द आंसर इज
400 parts per millions. 400 ppm is the answer. अगला क्वेश्चन देखते हैं. वन मोर क्वेश्चन. Next question. 5 into 10 to the power minus 3 gram oxygen present per kilogram of sea water. 5 into 10 to the power minus 3 gram oxygen present per kilogram of sea water. कितना है? 5 into 10 to the power minus 3 gram oxygen present per kilogram of sea water. Express the concentration in ppm. तो इस concentration को क्या करना है? ppm में एक्सप्रेस करना है. Express the concentration in ppm. इन पर केजी ऑफ सी वाटर हो गया. एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन, एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन इन ppm. तो इस कॉन्सेंट्रेशन को ppm में लिखना है. तो क्या हो जाएगा? देखो, वेट ऑफ कंपोनेंट ppm, वेट ऑफ कंपोनेंट इज व्हाट? 5 into 10 to the power minus 3. weight of solution 1 kg per kg of sea water, it means 1000 of gram. तो 1000 का मतलब हुआ 10 to the power 3 into 10 to the power 6. ओके, तो इस 10 to the power 3 को ऊपर जब कैरी ऑन करेंगे तो -6 प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल. आंसर इज 5 ppm. तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 ppm इज द आंसर. द होल आंसर इज 5 ppm. 5 ppm is the answer. Okay, so there is the questions based on part per millions. ठीक है, तो ये पार्ट पर मिलियंस पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में हमने बात किया. तो इन दिस लेक्चर वी आर रिवाइज क्या क्या टॉपिक पे हमने काम किया. तो ppm पर बात किया, इसके बाद मोल फ्रैक्शन पर बात किया. मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस जो कंडीशंस हैं, 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशंस, उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के लिए जो कंडीशन है वो कितने रहते हैं? दैट इज फॉर सॉल्वेंट द नंबर ऑफ मोल्स इज 55.55. सॉल्वेंट के मोल्स कितने रहेंगे? 55.55 रहेंगे एक्वस सॉल्यूशन की कंडीशन में. ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन उस पे जो रिलेटेड हमने किए हैं उसको ध्यान रखना है और केवल फॉर्मेट को ध्यान रखेंगे तो भी बेटर है ताकि ये पता रहे कि क्या करना है. ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन के लिए जो फॉर्मेट हमने यूज़ किया उसको अच्छे से ध्यान में रखना है. और इसके बाद हम लोगों ने बात किया मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड टॉपिक पर और इसके बाद अगला जो फॉर्मेट हमने यूज़ किया वो था ppm. और क्वेश्चंस सर्च कर रहा था मैं लेकिन क्वेश्चंस है नहीं इस पे, बुक्स में भी कोई ख़ास क्वेश्चन ppm पर मिलते नहीं हैं. तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे
अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगला टॉपिक, एंड दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, एम्पिरिकल फॉर्मूला, लिमिटिंग रिएजेंट, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सब डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर लेंगे जो हमारे लॉज हैं फर्स्ट चैप्टर में, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आई होप 2 से 3 लेक्चर में ये यूनिट खत्म हो जाना चाहिए। और बहुत वास्ट पढ़ा है हम लोगों ने, इसलिए इतना लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीट के हिसाब से जाना है तो वास्ट तो करना ही पड़ेगा। ओके कमांडोज, थैंक यू।